डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की एक टॉपिक चार्टर एक्ट 1853 के बारे में अपनी इस वीडियो में देखेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट 1793 के बाद जो 20 सालों के अंतराल में ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर एक्ट बनाने की जो श्रृंखला चली आ रही थी, उसी सीरीज का ये लास्ट एक्ट था। 1852 की कमेटी की रिपोर्ट पे आधारित था ये। इसमें भारतीय ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इस एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम देखते हैं। अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या भी 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और उन 18 में जो 6 सदस्य थे वो सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया था। कंपनी में नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण अब समाप्त कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, उसे वोट देने का अधिकार पहले नहीं था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसे वोट देने का अधिकार दिया गया और उसकी स्थिति भी बाकी तीनों सदस्यों के जैसी ही कर दी गई थी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को उल्लेखित कर उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। विधायी कार्य करने के लिए 6 नए विधायी पार्षद जोड़े गए थे। इनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ हो गया था। चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधानों के अनुसार जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उससे बंगाल के शासन से संबंधित जो काम थे उससे मुक्त कर दिया गया था उन्हें, और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। नए गवर्नर की नियुक्ति तक अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल को अब भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालना था। 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी थी। के चार्टर एक्ट के अनुसार सिविल सेवा की भर्ती हेतु भी खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के अनुसार सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। इसमें आयु की योग्यता 18 से 23 साल रखी गई थी। हालांकि ये उस समय के शैक्षणिक स्तर के हिसाब से देखें तो न्याय संगत नहीं थी, क्योंकि भारतीयों को उस समय अध्ययन की इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो पेपर को इस उम्र में क्वालिफाई कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ योग्य भारतीय थे जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके दिखाया। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में कंपनी का भू क्षेत्र का विस्तार काफ़ी बढ़ जाने के कारण इस एक्ट के द्वारा 2 नए प्रांत, सिंध और पंजाब, का भी गठन किया गया था। तो 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम अगर एक बार संक्षेप में बात करें तो इस एक्ट के द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कि कार्यपालिका व विधान परिषद के विचार को प्रस्तुत किया गया था, जो कि ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करने वाली थी।
इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत कर दिया था। कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और गवर्नर जनरल की परिषद का जो चौथा सदस्य था, जिसे विधि सदस्य के रूप में 1833 के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया था, उसे भी अब वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। उसकी स्थिति भी अन्य सदस्यों के जैसे कर दी गई थी। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 6 विधान परिषद के सदस्य, 4 गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों और 1 सेनापति को शामिल किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति भी खुली प्रतियोगिता के द्वारा करने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष मैकाले को बना दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया था और मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की जो प्रांतीय सरकारें थी, इनके द्वारा भी सदस्यों की नियुक्ति करने के अधिकार इनको दिए गए थे। सबसे पहले इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यपालिका व विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। धन्यवाद।